हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रजाति से क्या तात्पर्य है और प्रजातीय वर्गीकरण के आधारों का वर्णन कीजिए, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, मतलब कि व्हाट इज रेस एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन। मतलब कि प्रजाति है क्या और प्रजाति का हम लोग किस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं, बंटवारा करते हैं, तो उसका बंटवारा का आधार क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से हम पहले बता दें कि आखिर हम प्रजाति में पढ़ाएंगे क्या क्या। ठीक है, तो प्रजाति में सबसे पहले हम पढ़ाएंगे कि इसका परिचय क्या है, मतलब प्रजाति होता क्या है। फिर कुछ बहुत सारे भूगोलवेत्ता हैं जो कि प्रजाति का महत्वपूर्ण परिभाषाएं दे चुके हैं, तो वो क्या क्या परिभाषा दिए हैं इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट बताएंगे कि प्रजातियों का जो वर्गीकरण का आधार है वो दो है। एक बाह्य शारीरिक समानता, दूसरा आंतरिक समानता। ठीक है, अब वो कैसे है उसके बारे में बताएंगे। और बाह्य शारीरिक समानता और आंतरिक समानता जो है, इसमें भिन्नता के कारण जो है वो मतलब भिन्नता जो आता है, यानी कि अंतर जो आता है उसका वो कैसे उत्पन्न होता है, तो उसके बारे में बहुत सारा पॉइंट जो है हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पांचवा पॉइंट डिस्कस करेंगे कि शारीरिक लक्षण के आधार पे जो है वो प्रजाति का वर्गीकरण कैसे होता है, क्योंकि त्वचा का रंग, बाल का रंग, आकार, सिर का आकार, होठ का स्वरूप, कद काठी, ये सब भी जो है डिपेंड करता है किसी भी प्रजाति के वर्गीकरण हम लोग जो है इसके आधार पे भी करते हैं। ठीक है, और लास्ट और आखिरी पॉइंट जो हम बात करेंगे वो करेंगे प्रजाति वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक बेसिस। अब देखो, हम लोग कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ जानते हैं तो हम लोग उसमें मतलब भगवान से रिलेटेड अगर कोई बोल देता है तो वो हम उससे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि वो फैक्ट के बारे में बात करते हैं। मतलब कि क्या है कि हम लोग कोई भी चीज़ हम लोग जानते हैं तो हम लोग को ये जिज्ञासा रहता है कि आखिर इसमें कोई साइंटिफिक रीजन क्या है कि हम वो काम को करते हैं। तो ये जो प्रजाति है क्या और प्रजाति का वर्गीकरण जो करते हैं, तो वो हम साइंटिफिक बेसिस के बारे में, साइंटिफिक बेस पे भी बताएंगे, जिससे हम लोगों को विश्वास करना, मानना होगा। जैसे कुछ क्या होता है कि एक होता है बस बात को हम लोग मान लिए कि ये ऐसा ऐसा हो सकता है, और एक होता है साइंटिफिक बेसिस जिसमें हम लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए प्रजाति क्या होता है ये स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि अगर आपको वीडियो को अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना है तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और पूरा वीडियो को जो है अच्छा से सुनना पड़ेगा। मेरा जो है काम जो है, अधिकतर जो मेरा क्वेश्चन जो समझाने का तरीका है वो आप तब ज़्यादा समझ पाएंगे जब आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, मेरे बातों को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या बोल रहे हैं, प्रजाति है क्या, इसका इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या देने जा रहे हैं, प्रजाति है क्या। तो प्रजाति है क्या इसके बारे में बताएंगे हम। तो सबसे पहला प्रजाति का अगर परिचय की हम बात करें तो प्रजाति जो है ना, वो अंग्रेजी का एक वर्ड है रेस, RAC। रेस का मतलब होता है क्या, प्रजाति। मतलब अंग्रेजी का एक शब्द है रेस, उसी का हिंदी रूपांतरण करेंगे तो वो प्रजाति कहलाएगा। अब ये प्रजाति का जो सर्वप्रथम इस शब्द का जो प्रयोग है वो 1570 ईस्वी में फॉक्स नाम के एक व्यक्ति के द्वारा अपने पुस्तक बुक ऑफ मार्टेयर्स में जो है किया गया था। ठीक है, तो फॉक्स के द्वारा जो अपना बुक ऑफ मार्टेयर्स था, उसके द्वारा जो है एक ही रक्त के समान पूर्वज के वंशज के लिए किया था। ठीक है, मतलब सेम ब्लड ग्रुप अगर आता है तो उसको एक ग्रुप में मतलब रखा था। तो एक ग्रुप में रख रहे हैं, मतलब उसी को वो प्रजाति के रूप में रख रहा है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे यूज किया था सबसे पहले। उसके बाद रेस शब्द का अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो वो इटालियन भाषा का एक वर्ड है रज्जा, RAZZA, रज्जा। तो इस शब्द से जो है हुआ है। ठीक है, तो इटालियन शब्द का जो वर्ड रज्जा है, इसका मतलब होता है परिवार या नस्ल होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि प्रजाति का मतलब परिवार या नस्ल होता है। अब हम बात करें कि स्पीसीज जो होता है, ये स्पीसीज यानी कि प्रजाति को हम लोग जो है रेस भी कहते हैं, स्पीसीज भी कहते हैं, जो भी करना है। अब स्पीसीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग सेम सेट ऑफ कैरेक्टर। मतलब क्या है, अगर कुछ ग्रुप ऑफ व्यक्ति है जिनमें सेम सेट ऑफ स्वभाव है, कैरेक्टर है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम आदमी है तो आदमी का दो पैर, दो हाथ, मतलब कुछ तो बेसिक डिफरेंस होगा जो दूसरे जीव से अलग करता होगा, दूसरा प्रजाति से अलग करता होगा। अब जैसे मान लेते हैं कुत्ता है तो कुत्ता भौंकता है, इंसान नहीं भौंकता है। बिल्ली जो है म्याऊं म्याऊं बोलती है, इंसान नहीं करता है। इंसान के पास बहुत ज़्यादा सोचने समझने या दूसरे जानवरों को मतलब कंट्रोल करने का या समाज बनाने का क्षमता है, यही दूसरे जानवर में उतना नहीं है सोचने समझने की क्षमता। तो स्पीसीज क्या होता है, ये होता है, ये
कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है जिसमें सेम सेट ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है। अब ये जो प्रजाति होता है ये मानवों के उस समूह को प्रकट करता है जिसमें शारीरिक व मानसिक लक्षण जो है समान होता है, ठीक है। शारीरिक व मानसिक लक्षण क्या होता है, समान होता है। मतलब शारीरिक लक्षण जैसे मान लेते हैं एक आदमी है, ठीक है, वो दूसरा आदमी में सेम रहता है, उसका भी पैर हाथ है, इसका भी पैर हाथ है, इसका भी मुंह इंसान जैसा, ये भी इंसान है कुछ। लेकिन हाँ, डिफरेंस क्या हो जाता है, जरूरी नहीं है कि ये आदमी अच्छा है तो दूसरा आदमी भी अच्छा होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर शारीरिक और मानसिक लक्षण समान हो तो उसको क्या उसको मतलब तथा उसका जो ये लक्षण है वो उसके पैतृकता मतलब पिता माता उसके पेरेंट्स के आधार पे प्राप्त होते हैं तो उसको प्रजाति कहते हैं। अब मानव प्रजाति से अभिप्राय किसी सामाजिक व सांस्कृतिक वर्ग से नहीं है बल्कि प्राकृतिक नस्ल से है। कहने का मतलब क्या है कि ये नहीं कि सामाजिक क्या कह रहे हैं कि सामाजिक अथवा सांस्कृतिक वर्ग से नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति का जो है विचार मिल रहा है आपस में तो वो सेम प्रजाति का है, ऐसा जरूरी नहीं। हम उसके विचारधारा से जो है हम उसको समान नहीं कह रहे, हम उसके प्राकृतिक नस्ल से कह रहे हैं, उसके नेचुरल ब्रीडिंग से कह रहे हैं कि आखिर ये इंसान का बच्चा है तो वो मतलब इंसान मानव जाति में आएगा तो एक प्रजाति के हैं, बिल्ली का एक अपना अलग प्रजाति हो गया, कुत्ता का समाज अलग हो गया, तो सब का जो है अपना अपना कैटेगरी ग्रुप जो है क्या होता है, अलग अलग होता है, इसी को प्रजाति कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो प्रजाति की अगर हम बात करें तो प्रजाति जो शब्द है इससे क्या बोध होता है कि मानव समाज समुदाय से, ऐसे मानव समुदाय से है जिसमें शारीरिक लक्षण कैसा होगा, सेम होगा, शरीर का बनावट कैसा होगा एक दूसरे से सेम होगा। अब बिल्ली है तो दूसरा बिल्ली जैसा दिखेगा, अगर आदमी है तो दूसरा भी आदमी जैसा ही दिखेगा, तो समान रक्त वर्ग रहेगा, ठीक है। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन में जो है मतलब 8 से मतलब ऐसे तो नॉर्मली कहें तो ए बी और ओ ब्लड ग्रुप में बांटा गया है। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह आ जाता है। फिर RH ग्रुप में भी बटा हुआ है, प्लस माइनस वगैरह। फिर बॉम्बे ब्लड ग्रुप, तो ये सब बहुत सारा ब्लड ग्रुप में मतलब इंसान का होता है। तो उनके रक्त वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप के समान होने के बेसिस पे, शरीर की बनावट या उनके लक्षण सेम होने के बेसिस पे, या उनका जो समान प्रवर्जन प्रक्रिया है वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रजाति कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग का पता चल गया प्रजाति होता क्या है। हमको लगता है कि आपको प्रजाति क्या होता है ये समझ आ गया होगा, लेकिन अब अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उनका क्या मानना है प्रजाति के बारे में तो वो हम धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उसमें पहला आता है होवेल। होवेल की अगर बात करें तो होवेल के शब्दों में क्या कहता है कि ये जो प्रजाति है ये एक विशिष्ट प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें समान रक्त वर्ग या समान शारीरिक लक्षण वाले व्यक्ति जो है आपस में संबंधित होते हैं, वो एक समुदाय बनाते हैं और उसी को प्रजाति कहते हैं, ठीक है। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग का है। अब मान लेते हैं कि भारत में, ठीक है, किसी मान लेते हैं किसी कोई देश ले लिया, ठीक है, अब वहाँ का क्षेत्र, भाषा, धर्म या वहाँ का पेशा, राष्ट्रीयता, उससे जो है हम लोग किसी भी व्यक्ति का प्रजाति को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कुम्हार है तो कुम्हार अगर काम कर रहा है किस चीज़ का, तो वो मान लेते हैं काम कर रहा है ये मिट्टी का बर्तन बना रहा है, मिट्टी से रिलेटेड कोई चीज़ बना रहा है तो उसको कुम्हार में बांट दिए। अगर मान लेते हैं कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब कह रहे हैं तो इसको हम लोग प्रजाति नहीं मानेंगे कि ये अलग प्रजाति, ये सारे एक ही प्रजाति में आ जाएगा, वो भी मानव प्रजाति में, ठीक है। मतलब कि इनके काम, पेशा या इनके गरीब अमीर या भाषा या धर्म के आधार पर हम लोग प्रजाति को बांटते नहीं हैं। प्रजाति वो तो हम लोग बांटे हैं, लेकिन रियल में अगर हम बात करें तो प्रजाति जो है वो एक मानव प्रजाति विशेष हो गया, ये जो है मान लेते हैं बिल्ली प्रजाति हो गया, तो उस तरह से प्रजाति की बात करते हैं, ठीक है। अब क्या है, कुछ अलग अलग देश में जो है निवास करते हैं तो उस हिसाब से भी हम लोग प्रजाति में कभी कभी बांट देते हैं। जैसे द्रविड़ प्रजाति, मंगोल प्रजाति, इंडो आर्य प्रजाति, इंडो अल्पाइन प्रजाति, या कुछ यूरोप, अमेरिका या एशिया में रहते हैं तो उसको अल्पाइन प्रजाति, वहाँ पे भी कुछ रह पाए जाते हैं। तो सब जो है अलग अलग जगह में भी रहता है, उनका रंग, वेशभूषा या फिर उनका जो मतलब कद काठी, उनका होठ का कलर या फिर उनका जो है क्या मतलब कहते हैं सिर का आकार, बाल का रंग, ये सभी डिपेंड करता है और इसके बेसिस पे भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है प्रजाति को बांटा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें और सारे साइंटिस्ट जैसे ग्रिफिथ टेलर की बात करें तो ग्रिफिथ टेलर क्या कहते हैं कि मानव प्रजाति का अर्थ उस मानव समुदाय से है जो समान शारीरिक लक्षणों से
से युक्त है, इन्हीं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। मतलब क्या है, समान लक्षण होगा, समान शारीरिक बनावट होगा तो उसको जो है सेम प्रजाति में मानेंगे। तो ये ग्रिफिथ टेलर का कहना है। हैडन की अगर बात करें तो प्रजाति किसी वर्ग विशेष को प्रदर्शित करती है जिसकी सामान्य विशेषताएं जो है आपस में समरूप होती है, यानी कि एक जैसा होता है। मतलब जिनकी प्राकृतिक लक्षण जो है वो एक दूसरी प्रजाति के लक्षण से अलग होगा, अपना ही जाति से मिलेगा। जैसे मानव है तो दूसरे मानव से उसका लक्षण मिलेगा, ये थोड़ी ना कि उसका बिल्ली से लक्षण मिलेगा या उसका कुत्ता से मिलेगा, ये तो नहीं होगा। हैडन की बात करें तो हैडन के बारे में तो हम बता ही दिए कि दूसरी प्रजाति के लक्षण से जो है भिन्न रहेगा। और अबास, मेरी लडन और ब्लास क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि वो भी यही सेम चीज़ कहेंगे, प्रजाति का मतलब तो डिफरेंस तो चेंज नहीं हो जाएगा। तो मानव समुदाय को प्रजातियों में तभी विभक्त किया जा सकता है जब उनमें वंशानुक्रम जो है उसमें क्या है, कोई भिन्नता हो, शारीरिक स्वरूप में अंतर हो, यानी कि रक्त भेद अंतर हो। कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अब मान लेते हैं कि किसी अलग प्रजाति में हम लोग कब बांटेंगे, तभी बांटेंगे जब उसमें कोई डिफरेंस हो। मान लेते हैं कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम में बांटे, कोई सिख या ईसाई में बांटे, तो क्यों बांटे? हिंदू जो है मंदिर जाता है, मुस्लिम जो है वो मतलब क्या कहते हैं मस्जिद जाता है, फिर जो सिख लोग हैं वो गुरुद्वारा जाता है, और जो जितने भी ईसाई लोग हैं वो चर्च जाते हैं। तो और सबका अपना अपना अलग अलग धर्म है, तो इस हिसाब से हम लोग जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांट दिए। लेकिन हम लोग उसके हिसाब से हम लोग नहीं बांटे, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा तभी तो प्रजाति में बांटते हैं। लेकिन मेन बेसिक जो प्रजाति को जो हम लोग बांटते हैं वो बांटते हैं उनके ब्लड ग्रुप वगैरह को लेकर के, उनके रंग भेद वगैरह वो सब को लेकर के बांटते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग मानना है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि प्रजातियों का वर्गीकरण का आधार क्या बोल रहे हैं। प्रजातियों का जो वर्गीकरण आधार है वो एक बाह्य शारीरिक समानता और दूसरा आंतरिक समानता। तो दोनों हम एक एक करके समझाते हैं। पहला जो बाह्य शारीरिक समानता मतलब कि बाहर का शारीरिक समानता, मतलब इसको हम लोग फेनोटाइप भी कहते हैं। ठीक है, और आंतरिक समानता मतलब जेनोटाइप। अब पहले हम जेनोटाइप समझाते हैं। बात मान लेते हैं कि अगर कोई आदमी गोरा व्यक्ति, जेनोटाइप में क्या आ जाएगा, जीन आ जाएगा। अब जीन आ जाएगा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति गोरा है यानी कि उसका जीन कैसा होगा, गोरा वाला होगा। अगर कोई व्यक्ति काला है तो उसका जीन कैसा होगा, काला वाला होगा। तो इसी तरह अगर कोई लंबा व्यक्ति है यानी कि उसका जो जीन मिला है उसके पेरेंट्स से वो लंबा वाला होगा। अगर वो बौना है तो बौना वाला मिलेगा, मीडियम साइज है तो मीडियम वाला होगा। मतलब कि हम लोग का शरीर का बनावट कैसा होगा वो इंटरनली अगर हम बात करें तो वो जीन पे डिपेंड करता है। किसमें डिपेंड करता है, जीन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम बात करें कि बाहरी बनावट भी जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है गोरा है, ठीक है, यानी कि उसका जीन कैसा होगा, गोरा वाला होगा। लेकिन मान लेते हैं वही बच्चा जो गोरा बच्चा है वो दिन भर धूप में खेले, लगातार कितने सालों तक, महीनों तक अगर धूप में खेले तो उसका शरीर का रंग जो है काला पड़ जाता है। तो काला पड़ जाता है तो जीन तो उसका गोरा वाला है, लेकिन दिखने में वो कैसा है, फेनोटाइप मतलब बाहरी अपीयरेंस, मतलब बाहर से वो दिख कैसे रहेगा, काला दिखेगा बहुत दिन तक खेलेगा तो वो भी डिपेंड करता है। फेनोटाइप मतलब जेनोटाइप कभी चेंज नहीं हो सकता है, मतलब उसका अंदरूनी जीन तो चेंज नहीं होगा लेकिन फेनोटाइप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। बाहर ज़्यादा दिन तक धूप में खेला तो उसका शरीर थोड़ा काला पड़ जाएगा। लेकिन अगर फिर से वो अच्छा से रहने लगेगा, फिर से वो बाहर जाना बंद कर देगा, फिर से वो रूम के अंदर रहेगा, ज़्यादातर टाइम बिताएगा, धूप में कम बिताएगा, तो उसका फिर से गोरा हो जाएगा। तो ये सब डिपेंड करता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब वो जो है शीतोष्ण जगह पे ज़्यादा रख रहा है, गर्मी के जगह पे, तो रंग गोरा होने के बावजूद भी जो है उसका क्या होगा, काला पड़ेगा धीरे धीरे जो है, क्योंकि सॉरी शीतोष्ण में तो ठंडा टाइम है, तो ठंडा टाइम है तो रंग गोरा और ज़्यादा होगा, उस समय गोरा वाला जो जीन है वो एक्टिव हो जाएगा। और यही अगर मान लेते हैं कि शुष्क प्रदेश है, उष्ण गर्मी वाला है, तो उष्ण वाला जगह में क्या होगा कि त्वचा का रंग जो है काला होता है, तो उस परिवेश में काला रंग का जो चमड़ी पैदा करने का जो भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है वो अधिक सक्रिय हो जाएगा और लोग जो है काला ज़्यादातर होंगे। ठीक है, तो ये हुआ फेनोटाइप और जेनोटाइप। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये जो फेनोटाइप या जीनोटाइप है तो इसमें मतलब इस जो भिन्नता आता है, डिफरेंस जो आता है, तो वो कैसे कैसे आता है। तो सबसे पहला पॉइंट बात करने जा रहे हैं उत्परिवर्तन, ये जिसको हम लोग म्यूटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम लोग जो है म्यूटेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन क्या होता है,
जीन में जो है चेंजेस, मतलब कहने का मतलब क्या है कि मानव की शरीर की रचना जो है और उसके लक्षण जो है वो किसका योगदान है, तो जीन का ही सर्वाधिक योगदान है। अब जीन जो होता है हम लोग का अस्थाई होता है, दीर्घ, लेकिन मान लेते हैं कि अगर किसी जगह पे लंबे समय से हम लोग कहीं पे रह रहे हैं हम लोग, तो वहाँ के जो इन्वायरमेंट में ढल जाते हैं, तो शारीरिक लक्षण क्या होता है कि वो चेंज हो जाता है, मतलब अपना शारीरिक बनावट या उस जगह के बेसिस पे थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगता है, और चेंज होने से जीन में भी परिवर्तन आता है, तो वो हमारे अगले नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। तो ये जो है या अभी जो पॉइंट समझाएं हम कि मान लेते हैं कि अगर एक व्यक्ति गोरा है तो गोरा वाला जीन रहेगा, तो वो लेकिन धूप में ज़्यादा दिन रहने से उसका फेस काला पड़ जाएगा, तो वो म्यूटेशन के कारण वो उत्परिवर्तन, मतलब क्या हुआ, दीर्घकाल जो है लंबे समय से रहने से उसका डिफरेंस आया। अब दूसरा पॉइंट आता है प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन क्या होता है, तो प्राकृतिक चयन की अगर हम बात करें यानी कि नेचुरल सिलेक्शन, अब कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि प्राकृतिक परिवेश के अनुसार से भी जीन में जो है सक्रियता या निष्क्रियता देखी जाती है। जैसे मान लेते हैं हम लोग ठंडे प्रदेश में रह रहे हैं, तो चमड़ी का रंग जो है गोरा या सफ़ेद बनाए रखने में जीन का जो है बहुत बड़ा योगदान होता है। वहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा जो है जीन जो है वो गोरा रखने वाला जीन जो है ज़्यादा सक्रिय होगा और चमड़ी को गोरा रखता है। लेकिन यही उष्ण कटिबंधीय की बात करें यानी कि गर्मी वाला जगह में, तो वहाँ पे ये गोरा वाला जीन जो है निष्क्रिय हो जाता है, तो कम काम करने की वजह से जो है रंग सांवला या काला पड़ने लगता है। तीसरा पॉइंट हम लोग अगर बात करें तो तीसरा पॉइंट आता है जीन प्रवाह यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो कि हम पहला पॉइंट में ही समझा दिए थे। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो अपने प्रजाति से बहुत दिन से अलग रह रहा है, ठीक है, या प्रजाति से अलग रहने पर बहुत लंबे समय, तो उसका क्या होता है कि मतलब अलगाव होने के कारण, अलग होने के कारण उसके जीन में भी चेंजेस आने लगता है, ठीक है। अब जैसे कहने का मतलब है कि हम लोग जो है एक मूवी देखे थे ना जंगली, जिसमें मोगली वगैरह रहता है, तो मोगली जो है बचपन से क्या है कि वो मतलब जंगल में जानवरों के साथ रहता है, तो जानवरों के जैसा बिहेव करता है। कहने का मतलब जानवरों के जैसा, कहने का मतलब वो जानवरों के जैसा रहना खाना, जैसे एक आदि मानव किया करते थे, पेड़ों पे यहाँ से वहाँ उछलना, जानवरों की भाषा को समझना। लेकिन यही हम लोग हैं, तो हम लोग जो है अलग जगह पे रह रहे हैं, तो वो जानवरों से उतना लगाव नहीं हो पाता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक अपनी प्रजाति से अलग रहने से हम लोग का जीन में बदलाव आता है, जिसके का असर जो है दूसरे नेक्स्ट जनरेशन में भी आता है। तो ये आता है जीन प्रवाह, इसके कारण भी भिन्नता आता है। चौथा आता है यौन चयन। यौन चयन क्या होता है, यानी कि सेक्सुअल सेलेक्शन। अब मान लेते हैं कि हम कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है वो काला है, अब वो जो है जिससे शादी किया, जिस लड़की से, वो गोरी है, तो कई बार क्या हुआ कि उसका जो बच्चा होगा वो गोरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, वो अपना मतलब उसका जो बच्चा होगा उसकी वाइफ का गोराई पे भी जा सकता है। तो इससे क्या हुआ कि वो जो है सेक्सुअल सिलेक्शन से भी जो है बच्चा का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। जरूरी नहीं है कि उसका बच्चा काला ही होगा, गोरा भी आ जाता है, लेकिन अगर दोनों काला है तो ज़्यादा चांस होता है कि वो काला ही रहेगा। तो अगर बात करें सेक्सुअल सिलेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि गोरा पुरुष जो है गोरी स्त्री के साथ विवाह करे तो नया स्वरूप भी उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। और मान लेते हैं कि कुछ व्यक्ति जो है, मान लेते हैं कि कुछ जो बच्चा होगा वो बच्चा जो है कुछ जो है पेरेंट्स का लक्षण पाएगा, कुछ मतलब उसके मतलब सॉरी पेरेंट्स में कुछ जो है माता का, कुछ पिता का लक्षण पाएगा, तो उससे भी डिफरेंस आता है। अब अगर हम बात करें प्रजातिगत मिश्रण की, तो प्रजातिगत मिश्रण मतलब कि क्या हो गया, रेशियल मिक्सचर। अब रेशियल मिक्सचर क्या होता है, अब मान लेते हैं यही चीज़ है कि अगर मान लेते हैं दो अलग अलग प्रजाति का लोग रह रहा है, कुछ गोरा रह रहा है कुछ काला रह रहा है, अब आपस में अगर शादी करेगा तो उसका बच्चा में भी कुछ डिफरेंस आएगा। बच्चा ऐसा उत्पन्न होगा जो पूरा काला भी हो सकता है, पूरा गोरा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है जो गोरा और काला दोनों हो सकता है, मतलब ना ज़्यादा गोरा ना ज़्यादा काला। तो ये जो है मतलब प्रजातिगत मिश्रण से भी डिपेंड करता है। क्या होता है मतलब कि जितना भी अभी क्रिया बताएं कि कैसे क्या बच्चा वगैरह का, तो मानव का जो बाह्य लक्षण और अनुवांशिकी मतलब हेरिडिटी, मतलब जो दूसरा पीढ़ी से आता है हम लोग को जीन के आधार पे, तो उसमें अंतर आता है, जिसके आधार पे क्या होता है समान गुण वाले समूह को एक प्रजाति के रूप में रखते हैं। अब जैसे इसमें भी है, बहुत लोग जो है अगर काला गोरा बेसिस पे बात करेंगे तो कुछ निग्रो होते हैं, कुछ मंगोल होते हैं, कुछ निग्रोटो, कुछ कोकेशियन होते हैं। निग्रो का मतलब ब्लैक, मंगोल का मतलब येलो, निग्रोटो या कोकेशियन ये सब जो है व्हाइट वगैरह, निग्रिटो मतलब जो ना ज़्यादा काला ना ब्लैक है, तो ऐसे भी लोग रहते हैं। तो प्रजातियों का जो अलग हम लोग करते हैं वो उनकी बाह्य शारीरिक समानता के बेसिस पे जो है सबसे अधिक सरल आधार है उससे अलग करना। अब जैसे शारीरिक लक्षण की बात करें तो कद काठी, त्वचा का रंग, बाल का रंग, नाक की आकृति, नाक का सूचकांक, सिर का आकार, सिर का सूचकांक, होठ का स्वरूप, ये सब बहुत सारे लक्षण है जो कि हम लोग को बांटता है शारीरिक लक्षण मतलब प्रजाति का वर्गीकरण करने का, ठीक है। तो अब हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं यही शारीरिक लक्षण के बेसिस पे जो हम लोग बांटते हैं, तो उसके बारे में बांटने जा रहे हैं। तो
सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला जो है पॉइंट आ गया, मान लो कद की बारे में बात करें। कद के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कद में क्या होगा कि कद में ये होगा कि अलग अलग व्यक्ति का जो है लंबाई वगैरह अलग होता है। कुछ लोग जो है नाटा रह जाता है, कुछ लंबा होता है, तो वो उसका जीन पे डिपेंड करता है कि उसका पेरेंट्स का जीन कैसा है। वो अपने पेरेंट्स बहुत लंबे हैं तो बच्चा भी बहुत लंबा होता है। लेकिन कुछ कुछ केस होता है जिसमें मतलब जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स लंबा है तो बच्चा भी लंबा ही हो, या बच्चा लंबा है तो पेरेंट्स भी लंबा ही होंगे, जरूरी नहीं है। लेकिन जीन जो है डिपेंड करता है, क्योंकि उनका पेरेंट्स के बेसिस पे ही जो है उनका हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, अलग अलग जो है वो निकालते हैं। लेकिन बहुत बार जो है पौष्टिक भोजन भी जो है हम लोग का कद का निर्धारण करता है। तो परिवेश कद के निर्धारण में जो है महत्वपूर्ण पक्ष करता है। मतलब कि ये है कि जीन तो डिपेंड करता है, ये साथ में हम लोग किस जगह पे रह रहे हैं, कैसा खाना पीना खा रहे हैं, कैसा पर माहौल में रह रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है। अब दूसरा अगर हम बात करें, मान लो त्वचा की रंग की बात करें कि त्वचा के रंग के बेसिस पे कैसे होगा। ठीक है। तो त्वचा का रंग अभी हम बता ही चुके हैं कि कोई गोरा काला ये सब, कि त्वचा का रंग अनेक प्रकार का होता है। उष्ण कटिबंध में अधिक दिनों तक रहने वाली प्रजातियां जो होती है, उष्ण मतलब क्या, गर्मी में, तो त्वचा का रंग काला हो जाता है। क्योंकि इस प्रकार का परिवेश में क्या होता है, जो काला रंग का जो चमड़ी पैदा करने का जो भौतिक रासायनिक प्रक्रिया होता है वो ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। यही अगर हम शीतोष्ण यानी कि ठंडा की बात करें तो शीतोष्ण परिवेश में त्वचा का रंग गोरा होता है, क्योंकि वह ऐसी प्रक्रिया जो है कम सक्रिय होती है, जो कि काला को ज़्यादा पैदा करे वो कम सक्रिय होता है। होता क्या है, गोरा वाला चमड़ी को ज़्यादा सक्रिय हो जाता है तो वहाँ ज़्यादा गोरा पैदा होते हैं। अब सूर्य ऊर्जा से प्राप्त जो विटामिन डी है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। जो जितना ज़्यादा सूर्य लेगा, विटामिन डी लेगा, तो अधिक सूर्य में वो भी जो है मतलब धूप में वो चमड़ी काला होगा। और ये जो त्वचा का रंग जो डिपेंड करता है वो मेलेनिन नाम का जीन पे डिपेंड करता है। मेलेनिन जितना ज़्यादा होगा व्यक्ति उतना ज़्यादा काला होगा, मेलेनिन जितना कम होगा उसका रंग उतना ही सफ़ेद होगा। अब बाल का रंग और आकार पे भी डिपेंड करता है। कैसे, अब क्या है कि अगर हम बात करें बाल का रंग और आकार का, तो बाल का रंग और आकार में अगर हम बात करें तो बाल का रंग और आकार भी जो है प्रजातियों का पहचान में जो है उसको मतलब जिम्मेदार है। किसी का घुंघराला बाल है, किसी का मुलायम सीधा बाल है, किसी का लहरेदार बाल है, तो ये अलग अलग प्रजातियों का प्रतीक है। ठीक है। अब बात करें सिर का आकार का, तो सिर का आकार पे भी डिपेंड करता है, सिर का आकार पे, क्योंकि क्या है कि मानव के शरीर के लक्षण में सिर का आकार का आकार जो है वो प्रारंभ से ही प्रजाति का वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। सिर की क्या परिधि होगी, क्या ऊंचाई होगी, जबड़ा का बनावट, ये सब भी जो है हम लोग का जो है डिपेंड करता है कि वो किस प्रजाति का होगा। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं, हम लोग नहीं बोल देते हैं कि ये कोरियन है, ये चाइनीज जैसा दिख रहा है, ये इंडियन जैसा दिख रहा है, तो वो क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, तो उसका वो डिपेंड मतलब उसका शरीर का बनावट, उसका फेस का आकार, यही सब पे डिपेंड करता है। तभी तो हम लोग बता पाते हैं कि ये चाइनीज जैसा दिख रहा है, तो ये नेपाली जैसा दिख रहा है, ये इंडियन जैसा दिख रहा है, तो ये अंग्रेज जैसा दिख रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं होठ का स्वरूप, तो होठ का स्वरूप भी जो है डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति जो है वो किस मतलब प्रजाति का है। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो देखो, अब सबसे पहले क्या होता है कि होठ का स्वरूप भी जो है एक प्रकार से महत्वपूर्ण शारीरिक लक्षण है। उष्णकटिबंधीय प्रजातियों के जो होठ होते हैं यानी कि जो गर्मी वाले जगह पे रहते हैं उनका होठ मोटा होता है, उभड़ा होता है, जबकि यही समशीतोष्ण यानी थोड़ा ठंडा की बात करें तो वहाँ पे उन प्रजातियों का जो होठ होता है यानी कि लिप होता है वो बहुत ही पतला होता है। तो इस प्रकार का, और फिर आँख का रंग, आकार, शारीरिक लक्षण, ये भी जो है क्या डिपेंड करता है, शारीरिक लक्षण पे मतलब वो प्रजाति का वर्गीकरण डिपेंड करता है। तो ये तो हम लोग बात कर लिए हैं कि उनका रंग, उनका जो है त्वचा का रंग, बाल का आकार, सिर का आकार, होठ का स्वरूप, इसके कारण कैसे अंतर आता है। अब लास्ट पॉइंट है कि हम लोग जो बात करने जा रहे हैं प्रजातियों का वर्गीकरण, वो भी साइंटिफिक वर्गीकरण, साइंटिफिक बेसिस पे। किस पे, तो साइंटिफिक बेसिस पे। तो इसमें हम लोग ब्लड ग्रुप और जीन के बारे में बात करेंगे। तो प्रजातियों का वर्गीकरण जो है आधार बात करें साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक अधिकार, तो वो डिपेंड करता है जीन और ब्लड ग्रुप में। ठीक है। मतलब जीन क्या है, अपेक्षाकृत स्थिर होता है, कहने का मतलब है जीन जो है ज़्यादा टाइम में चेंज नहीं होता है जल्दी, वो अपने पेरेंट्स से मिलता है, तो इसके प्रभाव से शारीरिक लक्षण में अपेक्षाकृत समान होते हैं। जीन अगर पेरेंट्स से जो आता है वही पेरेंट्स से मिलता जुलता रहता है, तभी बोलते हैं कि ये इसका फेस जो है उसके मम्मी से, उसके पापा से मिल रहा है, उसका गुण जो है उसके मम्मी पापा से मिल रहा है। ठीक है। तो जीन की संरचना जो है वो भी डिपेंड करता है कि उनका ब्लड ग्रुप जो है वो अलग अलग हो सकता है। अब जीन अलग है तो उसका ब्लड ग्रुप भी चेंज हो जाता है। ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण भी जो है प्रमुख आधार माना जाता है लोगों का, प्रजातियों का वर्गीकरण में। रक्त वर्ग जो है चार प्रमुख श्रेणी है हमारे, ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी और ए बी ब्लड ग्रुप में बांटा गया। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव, फिर एम एन ब्लड ग्रुप, आर एच ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह पाया जाता है। ठीक है। तो ब्लड ग्रुप के बेसिस पे भी जो है हम लोग लोगों को जो है बांटते हैं। अब
एक परीक्षण है पीटीसी परीक्षण, ये जो है अमेरिका में करवाया गया है। तो इसमें क्या है कि अगर यह एक मतलब रासायनिक परीक्षण है जिसमें क्या है फोनिलिविया कार्बामाइड नामक एक रसायन का जो है स्वाद कराया जाता है। तो जब व्यक्ति को उसका स्वाद जो है तीखा लगता है तो उसको मनुष्य को जो है वो कैपिटल टी वर्ग में बांट देते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है स्वाद उसका नहीं आ रहा है तो उसको स्मॉल टी में वर्ग में बांट देते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा परीक्षण किया गया जिसके आधार पर 60% लोग जो है कैपिटल टी में और 30% सॉरी जो 60% लोग हैं वो स्मॉल टी में और 30% लोग जो हैं वो कैपिटल टी में आए। तो इससे भी जो है क्या हुआ है, यह प्रकट होता है कि यहाँ दो अधिक अनुवांशिकी के लोग हैं, मतलब एक कैपिटल टी वाले एक स्मॉल टी वाले अधिकतर लोग हैं। तो उनका जो है वो अलग अलग बेसिस है, लोगों को नज़रिया है प्रजाति को बांटने का। ठीक है, तो ये सब था कि हम लोग कैसे प्रजाति होता क्या है, मतलब रेस होता क्या है, उसका क्या बेसिस था बांटने का, वर्गीकरण का। तो हाँ, आई होप कि आपको वीडियो जो है समझ में आया होगा अच्छे से। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन भी दोस्तों का ग्रेजुएशन का एग्जाम है या प्रजाति से रिलेटेड क्वेश्चन उनका आता है तो उनको ये वीडियो सेंड करें ताकि वो अभी अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, और ये स्पेशली जो है हम 2021-24 स्टूडेंट का जो है वो मतलब कोर 11 के पेपर के लिए बनाए हैं। तो कोर 11 पेपर जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम है तो वो उनको मतलब शेयर कर दें। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।